हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली न्यूज़ एक्सप्रेस हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वेलकम टू रेडियन लर्निंग। रेडियन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं उपासना जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग चीज़ों को लेकर चलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्या, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे न्यूज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद में उससे रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे, उसके बाद में इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। बाद में हम लोग देखेंगे जीके और एक्स्ट्रा फैक्ट, उसके बाद देखेंगे मैप बेस अगर कोई न्यूज़ है तो उसको कवर करेंगे। लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे ना, लास्ट में हम लोग रिवीजन देखेंगे प्रीवियस कुछ मंथ्स के या फिर प्रीवियस ईयर के, या फिर कोई टॉपिक वाइज कुछ वन लाइनर्स लेंगे जिससे रिवीजन आप लोगों का होगा, राइट। तो चीजें इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं आज के कोटेशन की। तो भैया आज का कोटेशन है क्या, आज का कोटेशन है, यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। तो ऐसा कहा गया है किनके द्वारा, ऐसा कहा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो भैया अगर मनुष्य सीखना चाहे ना तो उसकी जो हर गलती है, उसकी जो हर भूल है वो उसे शिक्षा दे सकती है। और यहाँ पर एक चीज मैं अपने मन से कहना चाहूंगी, नेवर रिपीट अ मिस्टेक, नेवर रिपीट योर मिस्टेक। आप मिस्टेक्स करो, हमेशा नई नई मिस्टेक्स करो, ठीक है। रिपीटेड मिस्टेक मत करो कभी भी अपने लाइफ में, तभी आप अपनी पुरानी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखोगे। आई होप सब लोग इन चीजों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट न्यूज। फर्स्ट न्यूज की बात करें तो भाई एलआईसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। एलआईसी के बारे में कौन सी न्यूज है, क्या क्वेश्चन बन सकता है मैम, ये बता दीजिए। एलआईसी यहाँ बात बोला गया है क्या, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू non-linked non-participating individual savings life insurance plan which is called dash। तो यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट आंसर की तो इसका करेक्ट आंसर है धनरेखा। धनरेखा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में कुछ यहाँ बताया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने धनरेखा नाम से एक नई गैर लिंक्ड गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना को शुरू किया है। यह महिला जीवन के लिए विशेष प्रीमियम दरों की पेशकश भी करती है। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से हमें देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में कुछ मैं आपको बता दूं। योजना को तीसरे लिंग मतलब यहाँ पर थर्ड जेंडर एडिंग दैट ऑल बेनिफिट्स अंडर द प्लान आर फुल्ली गारंटीड। मतलब यहाँ पर जो थर्ड जेंडर है ना उनके लिए भी यहाँ पर परमिशन दी गई है कि भैया योजना के तहत सभी लाभ पूरी तरह से गारंटी करते हैं। महिला जीवन के लिए विशेष प्रीमियम दरें हैं। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रीमियम्स रेट दिए गए हैं महिलाओं के लिए। साथ में मैं आपको बता दूं थर्ड जेंडर के लिए योजना की अनुमति दे दी गई है। योजना के तहत सभी लाभों की पूरी तरह से गारंटी दी गई है। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से हमें देखने को मिलेगी, बेसिकली फीमेल्स और थर्ड जेंडर के लिए। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नाम आपको याद होना चाहिए क्या, धनरेखा। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अब यहाँ पर बात करते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए तो भैया यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्या, BOB वर्ड वेव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूं तो भैया बैंक ऑफ बड़ौदा इसने एक डिजिटल बैंकिंग भुगतान के लिए बॉब वर्ल्ड वेब के नाम से एक समाधान लॉन्च किया। तो यहाँ पर बात की गई है डिजिटल बैंकिंग पेमेंट्स के लिए जिसका नाम है BOB वर्ल्ड वेव। तो इसके नाम से एक बैंक ऑफ बड़ौदा ने सोल्यूशन को लॉन्च किया है। साथ में मैं इसके बारे में और कुछ बता दूं, पहनने योग्य तकनीक दुनिया भर में जबरदस्त रुचि देख रही है और ऋणदाता इस अवसर का उपयोग अधिक सुविधाजनक और कैशलेस डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाने के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। यह एक अभिनव समाधान है जिसका उद्देश्य निवारक स्वास्थ्य कार्यों के साथ साथ आसान भुगतान लेन देन को पूरी तरह से वितरित करना है। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से आपको देखने को मिलने वाली हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की। ये बात की जाएगी स्पोर्ट्स के बारे में। यहाँ पर बात की जाएगी किसके बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। अच्छा आप एक चीज देख रहे हैं, हमने यहाँ पर स्कीम से रिलेटेड बात करी फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट।
सेकंड क्वेश्चन में हमने बैंकिंग से रिलेटेड बात करी। थर्ड क्वेश्चन में अपन लोग बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो सारी कैटेगरीज को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ये भी चीजें आप लोग देखिएगा, यहाँ पर चीजें समझिएगा। तो सारी कैटेगरी, हम कोई भी कैटेगरी को ना छोड़ के नहीं चल रहे, सारी कैटेगरीज को हम ले रहे हैं। तो आई होप चीजें आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रही होंगी और एग्जाम में हर कैटेगरी से क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, हु हैज फॉर्म्ड अ कमिटी फॉर द डिफरेंशियली एबल्ड क्रिकेटर्स ऑफ द कंट्री। यहाँ बात की गई है देश के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या, देश के जो दिव्यांग क्रिकेटर्स हैं ना, उनके लिए एक समिति का गठन किसके द्वारा किया गया। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए, BCCI इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में। फुल फॉर्म बता दो मैम सबसे पहले। तो फुल फॉर्म आप जान लीजिए कि भैया इसकी फुल फॉर्म है क्या, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया has formed a committee for the differentially abled cricketers of the country, right। अब यहाँ मैं आपको बता दूं, दिव्यांग क्रिकेटरों ने BCCI के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए डिफरेंशियली एबल्ड कमेटी बनाने के फैसले का स्वागत किया। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर BCCI के बारे में बात की गई है और ये भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। न्यायमूर्ति लोढ़ा जो है, कौन है, न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की सिफारिश के आधार पर। तो ये आपको पता होना चाहिए विच रिकमेंडेशन, कौन से रिकमेंडेशन से ये समिति का गठन किया गया है। इस समिति के सिफारिश के आधार पर 3 पूर्व विकलांग क्रिकेटरों के बोर्ड का पिछले कई वर्षों से इंतजार किया जा रहा था। इस प्रस्ताव को BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली, आपको पता होना चाहिए, हम लोग बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं। BCCI के अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली, और सचिव कौन है, जय शाह। सेक्रेटरी की बात करें तो सेक्रेटरी है जय शाह। साथ में प्रेसिडेंट की बात करें सौरभ गांगुली। यहाँ पर हमें प्रेसिडेंट देखने को मिल जाते हैं किसके, BCCI के। इन दोनों की अध्यक्षता में इसको परमिशन मिल चुकी है। चलिए, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर बात की गई है सैटेलाइट के बारे में। कौन सी कंट्रीज की है सैटेलाइट, कौन सी सैटेलाइट है वो भी देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा क्या, शीजियान 605 सैटेलाइट किस देश से संबंधित है। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए, नन अदर देन चाइना इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में कुछ। उससे पहले आपको मैं बता दूं, चाइना को हमने एक और नाम दिया है, फादर ऑफ द कोरोना कंट्री, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द कोरोना कंट्री कौन सी है, चाइना है। अच्छा, कोरोना से मुझे याद आया, ओमिक्रॉन वापस से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे केसेस वापस से आ रहे हैं। तो भाई आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहिए, ठीक है, बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ में रहिए। फटाफट से डोज लगवा लीजिए, बूस्टर डोज भी आ जाएगा, फटाफट से वो भी लगवा लीजिएगा। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से अलर्ट हो जाइए, बिल्कुल कोऑपरेट कीजिए गवर्नमेंट के साथ में, जिससे कि वापस से लॉकडाउन लगने की सिचुएशन ना आए, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग बैक टू द ट्रैक आते हैं। इसका करेक्ट आंसर है चाइना। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में। चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण और नई प्रौद्योगिकी परीक्षणों के लिए उत्तर पश्चिमी चीन के जिंक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से उपग्रहों के एक नए समूह, जिसका नाम क्या है, शीजियान 605 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। बहुत अच्छी बात है। साथ में मैं आपको बता दूं क्या, ये जो सैटेलाइट है ना, यहाँ पर बात की गई है उपग्रहों को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट के 400वें मिशन को चिन्हित करता है। यहाँ पर बात की गई है 400th मिशन के बारे में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये जो मार्क करता है ना 400th मिशन ऑफ लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट्स को मार्क करता है। तो यहाँ पर चीजें आपको इस तरह से समझ में आ जानी चाहिए। उपग्रहों की संख्या के बारे में जानकारी अभी प्रॉपर तरीके से बताई नहीं गई है, जैसा कि संदेश में लिखा है कि भैया उनका उपयोग अंतरिक्ष अन्वेषण और नई प्रौद्योगिकी प्रशिक्षणों के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से आपको देखने को मिलने वाली हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ बात की गई है BPCL के बारे में, ठीक है, भारत पेट्रोलियम के बारे में यहाँ पर बात की गई है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली हेडक्वार्टर पूछ लिया जाएगा क्या,
कि भैया बीपीसीएल का जो मुख्यालय है ना वो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है मुंबई में। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, लखनऊ में नहीं है, बैंगलोर में भी नहीं है, गुरुग्राम में भी नहीं है, वो है मुंबई में। मुंबई कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में। साथ में मैं आपको इसके बारे में बता दूं एक्चुअली में न्यूज में क्यों है। यहाँ पूछा गया है, यहाँ बताया गया है क्या, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल की फुल फॉर्म है, हैज टाइड अप विद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हम सबने नाम सुना होगा, टू स्केल अप एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइज टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पर बात की गई है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए क्षारीय इलेक्ट्रोलाइज प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ में टाई अप कर लिया। बहुत अच्छी बात है। साथ में मैं आपको बताऊं, दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव टू सपोर्ट इंडियाज कमिटमेंट टू अचीव रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो यहाँ पर बात की गई है इसके इनिशिएटिव के बारे में। इस इनिशिएटिव से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। साथ में मैं आपको बताऊं क्या, इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट्स आर प्रेजेंटली इंपोर्टेड एंड द कोलैबोरेशन इज टू स्केल अप एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। मतलब ये जो संयंत्र है ना वर्तमान में आयात किए जाते हैं और सहयोग साथ में हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर चीजें हमें इस तरह से देखने को मिल जाती हैं। आई होप चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर बात की गई है हेडक्वार्टर के बारे में। मैं आपको बता दूं बीपीसीएल का जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ पर है, मैंने आपको बता दिया था, क्वेश्चन में भी आपसे पूछा था। मुंबई महाराष्ट्र में हमें इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है। साथ में चेयरमैन और एमडी कौन है? अरुण कुमार सिंह यहाँ पर हमें चेयरमैन एंड एमडी नजर आ जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं पर्सन ऑफ द ईयर ऑफ टाइम। यहाँ बात की गई है पर्सन ऑफ द ईयर ऑफ 2021 के बारे में। साथ में मैं आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछूं तो भैया क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा क्या, प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने टेस्ला के सीईओ डैश को 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया। तो भाई यहाँ पर एक चीज और पता चलती है क्या, जो पर्सनालिटी है ना वो सीईओ है कहाँ के? टेस्ला के। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो भाई एलॉन मस्क इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। एलॉन मस्क इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सीईओ वो हैं कहाँ के? टेस्ला के। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टाइम मैगजीन की यहाँ पर बात की गई है, 2021 पर्सन ऑफ द ईयर इनको सिलेक्ट किया गया है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ और इनके बारे में। एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि भैया एलॉन मस्क जो है ना वो सीईओ है कहाँ के? टेस्ला के। इनको टाइम मैगजीन ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नामित कर दिया है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। 2021 में यूएस आधारित इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप टेस्ला $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई क्योंकि मस्क लगभग 255 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका। तो ये आपको पता होना चाहिए उनका कितना बिलियन वर्थ है, नेट वर्थ है, एस्टिमेटेड बताया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोग को होना चाहिए। चलिए मस्क रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ भी हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ कौन है? एलॉन मस्क हमें देखने को मिल जाते हैं। साथ में टेस्ला के भी देखने को मिल जाते हैं। एंड लीड्स बैरिन चिप स्टार्टअप, यहाँ पर बात की गई है न्यूरालिंक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म द बोरिंग कंपनी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए द बोरिंग कंपनी। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ आपको। द बोरिंग कंपनी के भी है, इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि है ब्रेन चिप स्टार्टअप न्यूरालिंक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म जिसको कहा जाता है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा अब यहाँ मैंने आपको बता दिया 2021 के कौन है, 2020 के भी तो कोई होंगे ना। तो यहाँ पर बात की गई है 2020 के टाइम्स पत्रिका ने अमेरिकी राष्ट्रपति
जो कि कौन है, जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। 2021 का तो हमने देख लिया, 2020 का भी आप लोग को पता होना चाहिए। कौन है, नाम आपको पता होना चाहिए, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और साथ में वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। पर्सनालिटी की, दैट्स इट, पर्सनालिटी के नाम आपको याद होने चाहिए। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, साथ में ये कैंपेन भी है और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा क्या, केयर फॉर हॉकी। यहाँ पूछा जाएगा हु हैज स्टार्टेड इट्स केयर फॉर हॉकी कैंपेन टू एलिवेट फील्ड हॉकीज रिकॉग्निशन इन इंडिया। तो यहाँ पर बोला गया है भारत में फील्ड हॉकी की पहचान बढ़ाने के लिए किसने अपना हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। यहाँ पर बात की गई है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। भारत में एक प्रमुख निजी सामान्य बीमाकर्ता कौन है, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने भारत में फील्ड हॉकी की मान्यता को बढ़ावा देने के लिए और ज्यादा बढ़ाने के लिए अपना हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया। बहुत अच्छी बात है, हैशटैग केयर फॉर हॉकी, इसका ये जो कैंपेन का नेम है ना, ये आपको पता होना चाहिए। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने इसको स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर बात करते हैं, कंपनी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान पद्मश्री 2020 रानी रामपाल। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं रानी रामपाल कौन है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए, हॉकी से। उनको पद्मश्री से कौन से ईयर में नवाजा गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए 2020 में। ठीक है, उनके साथ में साझेदारी की जो अभियान का चेहरा होंगी, तो काइंड ऑफ इसको कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर हम लोग कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से हमें देखने को मिलने वाली हैं। चलिए, साथ में मैं आपको बता दूं हैशटैग केयर फॉर हॉकी अपनी तरह का एक अनूठा अभियान है जिसका उद्देश्य भारत में हॉकी के विकास को जमीनी स्तर पर समर्थन देना है। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से हमें देखने को मिलेंगी। अब साथ ही यहाँ पर बात कर लेते हैं बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के बारे में। तो भैया इसका फाउंडेशन हुआ था 2001 में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। साथ में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है कहाँ, पुणे में, जो कि कहाँ पर हमें मिल जाता है, महाराष्ट्र, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं सीईओ और एमडी के। तो तपन सिंघल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, कौन, सीईओ एंड एमडी। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। फैक्चुअल डेटा हम लोग प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करके आपको दे देते हैं जिससे आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अब यहाँ बात करते हैं उन्नति। ये क्या चीज है मैम, इसके बारे में थोड़ा डीप में बता दो। एक सेकेंड हम बता देते हैं उन्नति क्या चीज है। तो भैया ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, कौन सी पुलिस से रिलेटेड है, कौन सी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछेगा क्या, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछेगा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलो, ये तो क्लियर हो गया, ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, राइट। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति इज रिलेटेड टू विच गवर्नमेंट। सो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है दिल्ली, राइट। दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है। साथ में मैं इसके बारे में आपको बताऊं क्या, पुलिस कमिश्नर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, कहाँ के, दिल्ली के, राकेश अस्थाना जी। सबने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं अभी बता देती हूँ। पुलिस कमिश्नर ये हैं राकेश अस्थाना जी। उन्होंने लॉन्च किया है क्या, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति के नाम से, जो कि अंडर में आता है किसके, दिल्ली पुलिस फ्लैगशिप जिसका नाम है युवा एट द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर बात की गई है न्यू दिल्ली के लोकेशन के बारे में, ऑडिटोरियम के बारे में। अब यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का जो ऑडिटोरियम है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना, ये कौन सी स्कीम के तहत आता है, युवा के तहत ये आता है, हमें देखने को मिल जाता है, जो कि दिल्ली पुलिस की फ्लैगशिप स्कीम है। अच्छा, फ्लैगशिप स्कीम का मतलब आपको पता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि भैया फ्लैगशिप स्कीम वो होती है ना जिसमें हम लोग कुछ मतलब योजनाओं को, कुछ प्लेटफॉर्म्स को थोड़े दिनों के लिए ट्रायल बेसिस पर देखते हैं।
ठीक है, तो फ्लैगशिप स्कीम्स उन्हें ही कहा जाता है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हर साल एवरी ईयर यहाँ पर बात की गई है कि इसके बारे में दिल्ली पुलिस हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट करती है फॉर वेरियस क्राइम्स, बहुत सारे अपराधों के लिए, मतलब अलग अलग अपराधों के लिए जो दिल्ली पुलिस है ना वो हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी करती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है क्या, more than 85% of them are first timers and only 10 to 15% are repeat offenders। तो यहाँ पर एक और डेटा निकल कर आया है, यहाँ पर बताया गया है क्या, उनमें से 85% से अधिक पहली बार आए हैं और केवल 10 से 15% ही बार बार अपराधी माने जाते हैं। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से आप लोग को देखने को मिलती है। हर साल का डेटा अगर निकाला जाए तो ये बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ह्यूज डेटा हमें देखने को मिल जाता है। 1.5 लाख पीपल अरेस्ट किए जाते हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत अलग अलग क्राइम्स के तहत। चलिए यहाँ पर मैं इस इनिशिएटिव के बारे में आपको बताऊं तो भैया ये क्या है ना, उन्नति is an e-learning and certification initiative by the Delhi Police Southwest District to help educate youths and impart skill training to school dropouts from the weaker section of society। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहती हूँ कि भैया उन्नति जो है ना वो दिल्ली पुलिस दक्षिण पश्चिम जिले के द्वारा युवाओं को शिक्षित करने और समाज के कमजोर वर्गों से स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करने के लिए एक ई लर्निंग और प्रमाणन की एक पहल है। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से हमें देखने को मिल जाती हैं। चलिए, उन्नति के तहत पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम शामिल है, डिजिटल लिटरेसी इसमें इंक्लूड है, साथ में जिनमें बुनियादी कंप्यूटर पाठ्यक्रम और टाइपिंग प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम और खेल पाठ्यक्रम भी शामिल है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति दिल्ली पुलिस की प्रमुख योजना युवा के तहत लॉन्च किया गया था। तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कौन सी फ्लैगशिप स्कीम है, युवा के नाम से एक फ्लैगशिप स्कीम है, इसके अंतर्गत इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया गया। चलिए साथ में मैं आपको बताऊं युवा के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। युवा इज एम्ड एट हेल्पिंग द यूथ स्पेशली those from the weaker section of society and school dropouts get an education and acquire skills to realize their dreams of a secure future। तो यहाँ पर बात की गई है युवा के बारे में। युवा का जो उद्देश्य है ना वो युवाओं को विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लोगों की मदद करना है और स्कूल छोड़ने वालों को एक सुरक्षित भविष्य के अपने सपनों को साकार करने के लिए शिक्षा और कौशल हासिल करना है। तो यहाँ पर बात की गई है युवा स्कीम के एम के बारे में भी। आई होप चीजें प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं आज की सेकंड लास्ट न्यूज की, 9th न्यूज की, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा क्या, which state has topped the list of states with the maximum number of beneficiaries under the आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना followed by तमिलनाडु एंड गुजरात। तो यहाँ पर अगर बात करें डायरेक्ट करेक्ट आंसर की तो भाई इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में कुछ महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, इसके बाद में तमिलनाडु आता है और उसके बाद में गुजरात आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या, यहाँ बताया गया है महाराष्ट्र में 6,49,560 लाभार्थी दर्ज किए गए हैं, इसके बाद में तमिलनाडु में 5,35,615, साथ में गुजरात की बात करें तो 4,44,741 और कर्नाटका की बात करें 3,07,164 इसमें लाभार्थियों को दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में 17,524 प्रतिष्ठानों ने नए कर्मचारियों को योजना के तहत लाभार्थी को कुल 409.72 करोड़ रुपए प्रदान भी किए। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से, ये डेटा आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ये डेटा इसीलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एग्जामिनर एसएससी में ना कई बार पूरे फैक्चुअल पे बात कर लेता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि भैया महाराष्ट्र टॉप पर रहा। ठीक है, सेकंड नंबर पर तमिलनाडु, थर्ड नंबर पर गुजरात, फोर्थ नंबर पर कर्नाटका। यहाँ पर थोड़ा सा डेटा ये भी पता होना चाहिए कितना टोटल अमाउंट प्रोवाइड किया गया महाराष्ट्र में। चलिए, तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज के बारे में,
पीएम मोदी इनॉग्रेट्स दिस सरयू नाहर। यहाँ बात की गई है सरयू नाहर प्रोजेक्ट के बारे में। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा क्या, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड दिस सरयू नाहर नेशनल प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। सो इसके बारे में अगर हम बात करें, इसका करेक्ट आंसर तो यूपी इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है। साथ में इसके बारे में मैं आपको बताऊं, बलरामपुर में ये स्थित है। ठीक है, बलरामपुर की यहाँ पर बात की गई है। जो प्रोजेक्ट है ना बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में इस परियोजना का उद्घाटन किया गया किनके द्वारा, नन अदर देन नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर भी हैं। चलिए साथ में मैं आपको बता दूं इसके बारे में, यह परियोजना कितने लाख हेक्टेयर, 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के लिए सुनिश्चित पानी प्रदान करेगी और लगभग 29 लाख किसानों को लाभान्वित भी करेगी। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो भैया पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये है। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के बारे में। चलिए साथ में मैं आपको बता दूं, परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, साथ में मुख्यमंत्री कौन है वहां पर, योगी आदित्यनाथ जी, साथ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। तो आपको ये सब नाम थोड़े थोड़े पता होने चाहिए। डिप्टी सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश कौन है, केशव प्रसाद मौर्य हमें देखने को मिल जाते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है। सीएम ऑफ यूपी सबको पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं। साथ में गवर्नर ऑफ यूपी इज आनंदीबेन पटेल एंड इसको इनॉग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो जब इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी के नाम आएंगे ना, डेफिनेटली वहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है कि क्वेश्चन ना बने। डेफिनेटली क्वेश्चन के बनने के चांसेस और ज्यादा हाई हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं रिवीजन के बारे में। ठीक है, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं वन लाइनर में। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, एक इनिशिएटिव के बारे में, एक ड्राइव के बारे में, मिशन हौसला। यहाँ बोला गया है क्या, यहाँ बोला गया है मिशन हौसला जो है ना वो किस स्टेट से रिलेटेड है, क्यों उसको मतलब स्टार्ट किया गया, किस चीज का ये है, टू हेल्प पीपल गेट ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर्स एंड प्लाज्मा फॉर कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 जब बहुत ज्यादा पीक पर था, आप लोगों को पता है वेंटिलेटर्स की, बेड्स की, ऑक्सीजन की, प्लाज्मा की कितनी ज्यादा नीड थी। तो उसी टाइम पर इसको लॉन्च किया गया था उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा। चलिए साथ में मैं आपको बता दूं, डैश पुलिस हैज टॉप्ड द IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 among 29 states and UTs released by the IPF। IPF आपको पता होना चाहिए, इंडियन पुलिस फाउंडेशन। इसने रिलीज किया है अपना इंडेक्स, मतलब IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021, जिसमें आंध्र प्रदेश ने टॉप किया। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने जिसमें टॉप किया। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर बात की गई है, रिसर्चर्स फ्रॉम IIT दिल्लीज Kusuma School of Biological Science have developed an RT-PCR based test that can detect Omicron variant of SARS-CoV-2 in 90 minutes। मतलब यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है, एक चीज को विकसित किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ओमिक्रॉन का संस्करण का पता लग सकता है जिस चीज से। ठीक है, ओमिक्रॉन के बारे में सबको पता है। अभी डिटेक्ट करने के लिए प्रॉपर तरीके से किसी चीज को डेवलप नहीं किया गया था। तो और ये बेस्ड है RT-PCR के, नाम आपको पता होना चाहिए किनके द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा, तो किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है रिसर्चर्स ऑफ IIT दिल्ली कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर बात की गई है किसने लॉन्च किया है अ रैपिड एंटीजन टेस्ट किट फॉर कोविड-19। इट वाज डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली। तो इसको डेवलप किसने किया था, मतलब लॉन्च किया है इसको किसने किया था, जिसको डेवलप किया था IIT दिल्ली ने। कोविड-19 का रैपिड एंटीजन टेस्ट किट था, तो इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन श्री संजय धोत्रे ने। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, सीएम ऑफ दिल्ली सबको पता है अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने अनाउंस किया है दैट दिल्ली कैबिनेट हैज गिवन अप्रूवल टू कॉन्स्टिट्यूट द दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। जी हाँ, दिल्ली में बात की जा रही है दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बारे में, DBSE, CBSE नहीं DBSE, राइट।
तो यहाँ पर बात की गई है इसके बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको प्रॉपर तरीके से मंजूरी दे दी गई है। अभी यहाँ पर बात करते हैं अगले स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ बोला गया है डैश एंड कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब CBSE जॉइंटली लॉन्च ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। जी हाँ, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ में इसने लॉन्च किया है किसको, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने एंड ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने जॉइंटली लॉन्च किया है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। चलिए यहाँ बात करते हैं कुछ दिल्ली के बारे में, स्टैटिक पोर्शन के बारे में। इन विच ईयर दिल्ली हाई कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1966, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया फर्स्ट CM ऑफ दिल्ली कौन थे, चौधरी बरहम प्रकाश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर दिल्ली इज एस्टैब्लिश्ड एज एन UT, 1956 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हु इज द फर्स्ट वुमेन CM ऑफ दिल्ली, सुषमा स्वराज, आपको पता होना चाहिए। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभ उठा पाए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।